मित्रों नमस्कार। मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज से हम हिंदी की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम संस्कृत के विषय में पढ़ा रहे थे, तो संस्कृत की श्रृंखलाएं हमारी चलती रहेंगी। संस्कृत में जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे। उसके साथ ही साथ हम सामान्य हिंदी की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। इसमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। तो ये सामान्य हिंदी की पहली क्लास है, पहला वीडियो है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। मित्रों, नाम तो इसका सामान्य हिंदी है, लेकिन वास्तव में ये विशिष्ट हिंदी होती है। क्योंकि परीक्षाओं में हम देखते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिस लेवल का क्वेश्चन आता है, उसे ना तो हम 9th में, ना हाई स्कूल में, ना 11th में, ना इंटर में, ना बीए में कभी भी उसको हम पढ़े नहीं रहते हैं। वो अलग प्रकार का क्वेश्चन होता है, अलग प्रकार का प्रश्न होता है, उसका लेवल थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए हमको ये सामान्य हिंदी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहने के लिए सामान्य हिंदी है, लेकिन वास्तव में ये विशिष्ट हिंदी है। हिंदी में सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के बाद हम लोग हिंदी साहित्य को भी पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण को शुरू करने से पहले सबसे पहले हिंदी के बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी, मित्रों, हिंदी का ये दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी हमारे देश भारत की मातृभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी मूलतः हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये हिंदी का दुर्भाग्य रहा है। हिंदी शब्द आपका फारसी भाषा का है। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन भी आपका सुपर टेट में आ चुका है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी से संबंधित एक नारा है। एक नारा है, वो नारा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जी हाँ, यह एक हिंदी से संबंधित नारा है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इस नारे को किसने दिया था, संभवतः आप जान रहे होंगे। इस नारे को बोलने वाले हैं प्रताप नारायण, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ, इस नारे को देने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र। और इस नारे का जो हिंदी संबंधित एक नारा है, इस नारा का प्रत्येक शब्द आपका कोई भी शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। तो मित्रों, ये हिंदी का एक दुर्भाग्य रहा है कि हिंदी स्वयं हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। आइए देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। मित्रों, व्याकरण शब्द पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि जिसकी बाहें घुटनों तक हो, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए जिसकी बाहें घुटनों तक हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी बाहें घुटनों तक हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द आपका होता है अजानु बाहु, अजानु बाहु। और यह शब्द भगवान श्री विष्णु का पर्यायवाची है। जी हाँ, इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए ऐसी स्त्री जिसने कभी सूर्य को ना देखा, जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द आपका होता है असूर्यम पश्चात,
असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या में शुरुआत में एक छोटा आ लगा हुआ है। किसी भी शब्द के शुरुआत में मित्रों यदि छोटा आ लग जाता है तो उस शब्द के अर्थ को नकारात्मकता प्रदान कर देता है, उसमें नहीं को ला देता है। तो सूर्यम मीन्स सूर्य को, आपने रूप संस्कृत में याद किया होगा, बालकम माने बालक को, तो सूर्य मीन्स सूर्य को, आ माने नहीं और पश्य माने देखना, तो सूर्य को नहीं देखा जिसने, ऐसी स्त्री उसको असूर्यम पश्या कहा जाता है। आते हैं पॉइंट पे। अब हम आपसे पूछते हैं जो व्याकरण का ज्ञाता हो, मेन पॉइंट है आपका, जो व्याकरण का ज्ञाता के लिए एक शब्द है और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए व्याकरण, ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी आपका व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य, और ऑप्शन सी आपका विद्वान, विद्वान, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मित्रों हम लोग बहुत ही आसानी से इसके गलत ऑप्शन को चुन लेते हैं और हम लोग सही करते हैं व्याकरणाचार्य को। हम लोग सोचते हैं कि जो व्याकरण का ज्ञाता होगा, तो व्याकरण को जानने वाला होगा, वो व्याकरण का आचार्य ही तो होगा, इसलिए हम व्याकरणाचार्य सही कर देते हैं। लेकिन वास्तव में इस क्वेश्चन का ये सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए है व्याकरण। जी हाँ, व्याकरण को जानने वाला के लिए एक शब्द है व्याकरण। तो ये व्याकरण से संबंधित एक क्वेश्चन था। व्याकरण की शुरुआत में हमने आपको इसे बता दिया, इस पर आपका ध्यान आकर्षित कर दिया। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए व्याकरण शब्द पे उसकी शाब्दिक बनावट को देखते हैं कि व्याकरण शब्द की शाब्दिक बनावट कैसी है। तो मित्रों व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण जो शब्द है उस शब्द में सबसे पहले एक उपसर्ग है वि और पुनः फिर एक उपसर्ग है आ और इसके बाद इसका मूल शब्द है करण, वि आ करण। तो आपने देखा कि व्याकरण शब्द में दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। भाई देवी व्याकरण शब्द से संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है या आ जाए कि कौन सा ऐसा शब्द है निम्नलिखित में से, वह कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। जी हाँ, तो व्याकरण ही आपका ऐसा शब्द है, व्याकरण ऐसा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। एक उपसर्ग वि है, एक उपसर्ग आ है, और ये करण जो है, करण व्याकरण शब्द का मूल शब्द है। ये जो है मूल शब्द है। आइए देख लेते हैं कि क्यों इसमें दो उपसर्ग जुड़ा, इसके जुड़ने से कैसे शब्द बना। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्लस के पहले हमको छोटी ई की मात्रा मिल रही है, प्लस के बाद हमको बड़ा आ मिल रहा है। मित्रों यह यण संधि की एक पहचान होती है। जब संधि हम आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे। यण संधि के तहत जब ई के बाद या हो, तो ई के बाद आ हो या कोई भिन्न स्वर हो, तो ई के स्थान पर या हो जाता है, आधा या, शुद्ध व्यंजन का या। तो वी के स्थान पे या हुआ। जब ये ई या बन गया, जी हाँ ध्यान से देखिए, जब यह ई या बन गया तो यहाँ आपका वा जो है वो आधा बचा, आधा वा यहाँ लिखिए। इसको चाहे हलंत लगा के लिखिए आधा या, चाहे आधा ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात, दोनों है, कोई अंतर नहीं। ये इसके बाद ये आपका ये बड़ा या था, जब इसमें आकर मिला तो इस पर मात्रा लग गया व्या। आगे आपका मूल शब्द करण है, वह जब आपका इसमें आकर जुड़ा तो ये शब्द आपका बन गया व्याकरण। इस प्रकार यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगाने के लिए ही बीच में एक आ उपसर्ग को लगाना पड़ा। तो बी और आ दो उपसर्ग हैं, इसके बाद मूल शब्द है आपका करण। तो मित्रों ये तो थी व्याकरण शब्द से संबंधित कुछ बातें, व्याकरण शब्द के ऊपर बनने वाले कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। मित्रों हम आपको बार बार बताते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके अंगों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हम किसी तथ्य के अंगों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक वह तथ्य हमारे लिए अधूरा रहेगा, बार बार हम कहते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम व्याकरण के अंगों की चर्चा करते हैं और देखते हैं व्याकरण के अंग।
देखिए व्याकरण के अंग। मित्रों यहाँ हम व्याकरण के कुछ जो प्रमुख जो मुख्य अंग हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो व्याकरण का सबसे प्रमुख सबसे पहला अंग है, सबसे प्रमुख सबसे पहला अंग है वर्ण। जी हाँ, ये पहला अंग है, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये आपका वर्ण व्याकरण का एक प्रमुख अंग है। इसके बाद दूसरा इसका अंग है शब्द, शब्द, और तीसरा इसका अंग है वाक्य। सबसे पहले व्याकरण के इन तीनों प्रमुख अंगों को हम पढ़ेंगे, इसके बाद व्याकरण के अन्य चीजों को पढ़ेंगे। तो ये व्याकरण के प्रमुख अंग हैं, एक वर्ण है, एक शब्द है और एक आपका वाक्य है। मित्रों देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो व्याकरण का अंग है वो ये है, पहला अंग वर्ण है। क्योंकि कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय को शामिल किया गया हो, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जहां व्याकरण के इस अंग से क्वेश्चन पूछा ना जाए, प्रश्न ना आए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याकरण का एक अंग है जहां से हर परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं। और क्या होता है कि ये व्याकरण का जो अंग है ये हमको कभी कभी बहुत टफ लगता है, थोड़ा हमें लिए मुश्किल हो जाता है इसके तथ्यों को याद करने में। तो हम आपको बता दें कि इसको ज़्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से आपको हम एक एक तथ्य को बताते चले जाएंगे और आपकी समझ में आता चला जाएगा। बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो देखिए, आइए देखते हैं इसके सबसे पहले अंग को, वर्ण को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है और सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। तो देखिए मित्रों, जब वर्ण से आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और ऑप्शन दिया गया हो 52, ऑप्शन डी में दिया गया हो 33, ऑप्शन सी में दिया गया हो 25 और ऑप्शन डी में दिया गया हो 49। 52, 33, 25 और 49 ऐसा आपका ऑप्शन हो तो इस 49 को हम हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2, ऐसा कर देते हैं। तो ये आपका रहा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन आपका रहा वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 2। तो मित्रों ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग 52 को बहुत जल्दी सही कर देते हैं, इसी को सही करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपसे वर्ण के भेद पूछे गए हैं, वर्ण के भेद पूछे गए हैं, वर्णों की संख्या नहीं पूछी गई है। जी हाँ, यहाँ पर आपसे वर्णों के भेद पूछे गए हैं। तो वर्णों के केवल 2 ही भेद होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही होगा। वर्णों के केवल 2 भेद होते हैं, दोनों भेदों में एक आपका होता है स्वर और एक आपका होता है व्यंजन। वर्णों के ये 2 ही भेद होते हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो यही आपका सही होगा। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे तथ्यों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में गलत हो जाता है, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है। तो यदि आपसे पूछा जाए वर्ण के भेद कितने हैं, 2 होगा। यदि आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपका 52 होगा। आपसे पूछा जाए वर्णों के भेद कितने हैं तो 2, वर्णों की संख्या कितनी है तो फिर 52। ये हो गया। अब आइए सबसे पहले हम लोग वर्ण का वर्गीकरण करते हैं। वर्ण को कई भाग, उसके तथ्यों को कई भागों में बांटते हैं और फिर एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से मित्रों, है तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बराबर आते रहते हैं। क्वेश्चन आने की यहाँ से पूरी की पूरी संभावना रहती है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल शब्दों में इसको हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। वर्ण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कभी
स्पर्श के आधार पर पूछ लिए जाते हैं, और कभी आपसे उसके कुछ अंगों का जो प्रकार है उस प्रकार से क्वेश्चन ले लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग सभी तथ्यों को देखेंगे और जानेंगे कैसे क्या होता है। तो आइए वर्ण का हम लोग वर्गीकरण करते हैं और उस आधार पर छोटे छोटे तथ्य बनाकर उनका अध्ययन करेंगे। देखिए वर्ण, आपने जाना कि वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका व्यंजन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। वर्ण के पहले भेद स्वर को पढ़ेंगे और स्वर के बाद फिर हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। लेकिन स्वर के अंतर्गत कितने आधार हो सकते हैं हमको पढ़ने के लिए, व्यंजन के अंतर्गत कितने आधार हम बना सकते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए, वह आप अभी देखेंगे। तो स्वर को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्या के आधार पर। स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो हमको जानना चाहिए, स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद, ये वर्ण के भेद हैं, यहाँ आप स्वर के भेद की बात सुन रहे हैं, स्वर के भेद की वो चर्चा हो रही है। और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, या मात्राएं कितनी होती हैं, या मात्राएं कितनी होती हैं, इसको आप मात्राएं भी बोल सकते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं। और बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन में सबसे पहला जो आधार बनता है वो है संख्या, इनकी संख्या पूछी जाती है, संख्या पूछी जाती है। और दूसरा जो आधार है वो है संख्या कुल मिलाकर, पूरी संख्या पूछी जाती है। संख्या के ऊपर यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, एक तो नॉर्मली आपसे संख्या पूछी जाती है, एक संख्या कुल, कुल कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, ये आपसे पूछा जाता है। और आगे देखते हैं तो ये भेद, व्यंजन के भेद कितने हैं या प्रकार कितने हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, महत्वपूर्ण आधार हैं जिसपे आधारित हम लोग जानकारी धीरे धीरे हासिल करते हैं। तो वर्ण के बारे में पूरी जानकारी हमको हासिल हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से हम एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे, फिर इसके एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। अभी इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा जान लिए। तो अगर बात करते हैं स्वर की संख्या के बारे में कि स्वर की संख्या कितनी है, एग्जैक्टली कितनी संख्या है, तो वो संख्या है 11। स्वर की संख्या 11 है। इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद रहा है, आप किसी किताब में कुछ पाएंगे, किसी किताब में कुछ पाएंगे। अभी लुसेंट में देखेंगे तो उसमें 13 दिया हुआ है या कहीं 12 दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट हम संख्या बता रहे हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कौन कौन स्वर हैं इसमें, तो इसमें छोटा आ से लेकर अ तक ये आपको 11 वर्ण मिलेंगे। छोटा आ बड़ा आ 2 अक्षर हो गया, छोटी बड़ी 4 अक्षर हो गया, छोटा ओ बड़ा ओ 6 अक्षर हो गया, और री 7 अक्षर हो गया, ए ओ और 4 अक्षर 7 4 आपका 11 अक्षर हो गया। तो ये 11 अक्षर हैं स्वर के, स्वरों की संख्या 11 है, ऐसा आप सही करना। और आगे आते हैं स्वर के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, तो एक तो इसमें है, एक है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है पुरुष। जी हाँ, स्वर के भेदों की चर्चा करते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा, अभी केवल इतना जानिए। अभी ये परिचय दे रहे हैं आपको हम वर्णों का कि कैसे कैसे क्या क्या हमको पढ़ना है। अच्छा, यदि बात करते हैं मात्राएं कितनी हैं, या मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, या मात्राएं कितनी हैं, तो यहाँ पर एक आपको ध्यान देना है। जब स्वर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें छोटा आ से लेकर इस प्रकार से बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, और आगे है ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। काउंट करते हैं सब 11 हैं। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, देखिए
इन सभी अक्षरों की अपनी एक मात्राएं होती हैं। जैसे बड़ा आ का मात्रा ये हो गया, छोटी ई की मात्रा ये हो गई, बड़ी ई की ये हो गई, छोटा ओ की ये हो गई, बड़ा ओ की ये हो गई, और री की ये मात्रा हो गई। इसी प्रकार ए का मात्रा ये हो गया, आई का ये, ओ का ये और अ का ये। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक स्वर इसमें ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। वो छोटा आ है, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसलिए जब मात्राओं के आधार पर स्वर की चर्चा करते हैं, मात्राएं कितनी हैं ये सोचते हैं, तो उसमें हमको आ को नहीं शामिल करना पड़ता। आ को निकालते हैं तो उनकी संख्या इसमें से एक माइनस होती है और कुल संख्या 10 हो जाती है। तो मात्राएं कितनी हैं आपने देखा, 10 मात्राएं हैं। ये हो गई मात्राएं। अब आते हैं और देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे, व्यंजन में क्या क्या है। तो संख्या जब मूल रूप से पूछी जाए तो मूल रूप से इसकी संख्या जो है वो 33 है। 33 कैसे है, तो आप सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे स्पर्श गण, जिसकी संख्या 25 है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अंतस्थ गण, अंतस्थ गण जिसकी संख्या 4 है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ओष्ठ गण जिसकी संख्या 4 है। और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 25 4 29 और 29 4 33, कुल मिला के वर्णों की संख्या 33। ये मूल रूप से वर्णों की संख्याएं हैं। मूल रूप से वर्णों की जो संख्या है वो स्पर्श 25, अंतस्थ 4, उष्ण 4 और कुल मिला के 33। अभी हम लोग आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे मूल रूप से कितनी संख्या है, टोटल कितनी है, कैसे क्या है। फिलहाल अभी ये आप एक संरचना देख रहे हैं, एक इसका आकार देख रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे किस तथ्यों को पढ़ेंगे आगे चल के और कैसे हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, उसको आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद देखिए चर्चा करते हैं कि संख्या कुल कितनी है, टोटल कितनी है। तो टोटल में संख्या आपकी होती है 39। कैसे 39 होती है, तो देखिए स्पर्श अंतस्थ उसमें आपका 33 हो ही रहा है। इसमें 4 वर्ण हम जोड़ देते हैं संयुक्त वर्ण, इसमें 4 वर्ण हम लोग जोड़ते हैं संयुक्त वर्ण प्लस 4। संयुक्त में आप जान रहे होंगे छा त्रा ज्ञा स्रा, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। और इसमें 2 जोड़ते हैं हम जिसको कहा जाता है द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण ये 2 होता है, तो 33 4 37 और 37 2 39, ये कुल मिला के आपके 39 वर्ण होते हैं। मित्रों ये एकदम आधुनिक तरीका है, एकदम अत्याधुनिक तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम नए तरीके से। और जो भी तथ्य हैं वो एकदम फैक्ट है, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। और इन संख्याओं के बारे में अन्य किताबों में किसी किताब में कुछ संख्या मिलती है, किसी किताब में कुछ संख्या मिलती है, उसमें आप भ्रमित मत होइएगा। यहाँ आपको एकदम एग्जैक्ट संख्या बताई जा रही है। तो ये आपका हो गया संख्या कुल। और बात करते हैं इसके भेद की, भेद कितने होते हैं, तो इसके भेद जो है वो 3 होते हैं। इसके भेद जो है वो 3 होते हैं। तीनों में आपने देखा है स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ओष्ठ वर्ण, यहाँ आपको बताया गया है। तो स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ये 3 भेद होते हैं। तो इतने तथ्यों का अध्ययन हम लोग विस्तार से करेंगे, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। और बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे और हमारे समझ में ये आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग हिंदी की श्रृंखला को 1 बाय 1 करके हम प्रत्येक भागों को बनाएंगे और उन भागों को आप जरूर देखिएगा। देखिए मित्रों क्या होता है, कभी हम किसी श्रृंखला का, किसी अध्याय का, किसी चैप्टर का, किसी टॉपिक का बीच वाला एक भाग देख लेते हैं। तो बीच वाला एक भाग देखने से हमारे मन में कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, कैसे ये है, कैसे क्या है, ये कैसे हो गया। इसलिए हमारी राय है कि आप बीच से देखते हैं, जब आपके मन में क्वेश्चन उठे तो एक बार आप शुरू से प्रत्येक भागों को देख लीजिएगा, तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और ताकि परीक्षा में कोई क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से हल कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया ये परिचय वर्ण का। वर्ण में आपने देखा सबसे पहले स्वर है, फिर व्यंजन है,
और वर्ण में सबसे पहले स्वर के एक एक तथ्य को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है व्यंजन के तथ्यों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमने देखा व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के तीनों अंगों में सबसे पहला वर्ण है, जो कि पहला अंग हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम शब्द को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।